नमस्कार, स्वागत है आपका देश दोपहर में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सबसे पहले बात पीएस संगमा की। सांसद और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीएस संगमा का निधन हो गया है। पीएस संगमा 68 साल के थे। वो साल 1996 से 1998 तक लोकसभा के स्पीकर रहे। पीएस संगमा 8 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। 1988 से 1990 तक मेघालय के मुख्यमंत्री भी रहे पीएस संगमा। उनका जन्म मेघालय के वेस्ट गारो में 1 सितंबर 1947 को हुआ था। 1977 में वो पहली बार तुरा लोकसभा क्षेत्र से चुनकर लोकसभा में पहुंचे थे। वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बनाई। उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को उठाया था और उनके प्रधानमंत्री बनने का विरोध भी किया था। तो लोकसभा के पूर्व स्पीकर पीएस संगमा का निधन हो गया है। सांसद पीएस संगमा तुरा सीट से सांसद थे। इसके अलावा मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मेघालय के वेस्ट गारो में 1 सितंबर 1947 को उनका जन्म हुआ था। पूर्व स्पीकर पीएस संगमा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। 68 साल उम्र थी पीएस संगमा की। मेघालय की तुरा सीट से सांसद थे। 1996 से 1998 तक लोकसभा के स्पीकर भी रहे। वहीं 1988 से 1990 तक पीएस संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री रहे। 2012 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान दोपहर 3 बजे हो सकता है। चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर सकता है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। कल ही संबंधित राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्त को दिल्ली बुलाया गया था, जिसके बाद उनके साथ चर्चा की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 5 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की, उसमें माना जा रहा है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान आज किया जा सकता है। दोपहर 3 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये 5 राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। तो आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें इन प्रदेशों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में बीरभूम के इलम बाजार में सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात अब सामान्य हो रहे हैं। इलाके के स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं, दुकान और बाजार भी खुल गए हैं। 5 दिन बाद स्थानीय लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। अब भी इलम बाजार में धारा 144 लागू है। प्रशासन ने एहतियातन इलम बाजार के 20 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क को जाम कर दिया है, ताकि किसी भी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाई जा सके। एक विशेष संप्रदाय को जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है, केवल इलेक्शन के लिए, वोट के लिए, सत्ता के लिए। क्या पश्चिम बंगाल एक बार फिर सांप्रदायिक दंगे की ओर बढ़ रहा है? 2 महीने के भीतर दूसरी बार, पहले मालदा जिले का शुजापुर, और अब बीरभूम जिले का इलम बाजार। ये तस्वीरें यही सवाल खड़ा कर रही हैं। दरअसल बीते रविवार को यानी 28 फरवरी को बीरभूम जिले के इलम बाजार इलाके में एक हिंदू समुदाय के छात्र ने कथित तौर पर फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट डाली। मंगलवार को दूसरे समुदाय के लोगों ने इस विवादित पोस्ट के विरोध में छात्र की गिरफ्तारी की मांग की और इलम बाजार चौक के पास NH60 पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने जाम हटाने के लिए बल प्रयोग किया। आरोप है कि इससे एक व्यक्ति की मौत भी हुई। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलती हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी आपसे विनती है, हमारे लिए कुछ करें। पुलिस का आरोप है कि भीड़ ने विरोध के तौर पर इलमपुर थाने का घेराव कर पुलिस वालों पर हमला बोला।
पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर हमलावरों की तलाश में भगवती बाजार गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस जूते पहनकर मस्जिद में घुस गई, जिसको लेकर एक बार फिर प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस लोग आ रहे हैं और हम लोग की बातें भी नहीं सुन रहे हैं, हम लोग को बोलने की मौका भी नहीं दे रहे। खाली आ रहा है सब लोग, लड़की लड़का सारे आदमी सबको खाली उठा के ले जा रहा है और जेल में बंद कर दे रहे हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड विषय भी है, संवेदनशील भी है और पश्चिम बंगाल की सरकार को ढंग से इसको डील करना चाहिए, ताकि सभी वर्गों में विशेष रूप से कुछ जो वर्ग आहत हो रहे हैं उनको लगे कि सरकार सबकी है। मंगलवार को ही देर रात विवादित पोस्ट करने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और इलाके में धारा 144 लगा दी गई, जो अभी तक जारी है। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है? सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट इतने बड़े विवाद में कैसे बदल गई? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? विपक्ष यही मान रहा है। एक विशेष संप्रदाय को जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है, केवल इलेक्शन के लिए, वोट के लिए, सत्ता के लिए। पुलिस तो ये भी नहीं कहती कि उनको पीटा गया है। हम आपके कैमरे के सामने देखा, कुत्ता कैसे भगा भगा के पुलिस को पीटा जा रहा है। सवाल ये भी है कि पुलिस ने इस विवाद पर काबू पाने के लिए तेजी क्यों नहीं दिखाई? क्या जानबूझकर इस विवाद को बढ़ने दिया गया? और ये बीरभूम में हिंसा चल रही है एक फेसबुक पोस्ट को लेकर, क्या लगता है कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। हिंदुस्तान के कोई भी प्रांत से पश्चिम बंगाल का कानून का स्थिति अच्छा है। जिस गांव में यह विवाद हुआ, वहां के लोग पूरी तरह से टीएमसी को समर्थन करते हैं। उनका आरोप है कि पुलिस स्टेशन पर हमला बाहरी लोगों ने किया था। यहाँ जो एक तो माने पार्टी माने जो बीजेपी है, सीपीएम है, या एक तो बात बनाने के लिए धर्म के जो विरोध एक तो बात हुआ था फेसबुक में, दोनों पार्टी के कुछ सदस्य भीड़ के थोड़ा तोड़फोड़ किया है, उसका के आदमी थोड़ा उसका दिया है, मगर ये सिचुएशन तो तैयार हुआ है। तो क्या विवाद सांप्रदायिक कम और सियासी ज्यादा है? राज्य में आगामी अप्रैल मई में चुनाव संभावित है, तो क्या पश्चिम बंगाल में वोट के लिए बंटवारे की सियासत हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, हर बार चुनावों से पहले सियासी जीत का दंगे का फॉर्मूला क्यों? जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास बीएसएफ ने घुसपैठ की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। जम्मू के आरएसपुरा में बीएसएफ के जवानों ने साजिश की एक ऐसी सुरंग ढूंढी है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आर पार बनाया गया था। सुरक्षा बलों को मिली इस सफलता ने देश के खिलाफ बड़े षड्यंत्र को एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। सरहद पार फिर नापाक साजिश बेनकाब। एलओसी पर बीएसएफ ने किया 25 मीटर लंबी सुरंग का पर्दाफाश। देश के रखवालों ने घुसपैठ की बड़ी साजिश की नाकाम। जम्मू में एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से बड़ी साजिश को देश के सजग प्रहरियों ने नाकाम कर दिया है। सरहद पार से देश में आतंक की एंट्री होती उससे पहले ही साजिश की इस सुरंग को ढूंढ निकाला गया। आपको पाकिस्तान की पोस्ट पीछे दिख रही है? जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में निक्की तवी नदी के पास 25 मीटर लंबी ये सुरंग भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लगे बाढ़ के आर पार बनाई गई थी। जाहिर सी बात है कि इस सुरंग के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश हो रही थी। बड़ा अच्छा काम किया जो हमारे लड़के वहाँ जवान जो काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ देखा टनल जैसी कोई चीज़ जो कि पाकिस्तान से साइड से उसका एंट्री पॉइंट है, लेकिन वो इंडिया की धरती पे एग्जिट नहीं, उससे पहले ही हमें डिटेक्ट हो गई। सुरंग बनाने की जानकारी किसी को ना हो, इसके लिए बाकायदा इसे छिपाने की भरपूर कोशिश की गई थी और इसके लिए इस पर लकड़ी के पट्टे और घास बिछाई गई थी। टनल तो लगभग 25 से 30 मीटर ही खोद पाए थे वो, और उससे पहले डिटेक्ट हो गई और अभी और बनना बाकी थी और उसका डेड एंड आ चुका था क्योंकि अभी खुदाई पूरी नहीं हो रही, उससे पहले पता चल गया। और उसके जो डायमेंशन इतने हैं कि जिसमें काफ़ी बड़ा ग्रुप भी इन्फिल्ट्रेट कर सकता था अगर वो पूरी हो जाती तो।
जब इस सुरंग का खुलासा हुआ तब तक साजिशकर्ताओं ने अब तक जमीन से करीब 10 फीट नीचे गहराई तक सुरंग खोद डाली थी, लेकिन भारत की ओर सुरंग का हिस्सा अधूरा ही बन सका था। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक सुरंग भारत की अल्लाह माई के कोठे चौकी और पाकिस्तान की अफजल चौकी के बीच खोदी गई थी। ऐसे में बिना पाकिस्तानी रेंजर्स के इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना नामुमकिन है। बीएसएफ का कहना है कि हम जो ये एक बड़ी भारी सफलता है, जिसमें अगर ये सुरंग खुद जाती तो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो और तेज हो जाती। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जो है बार बार जो है जिस तरह से ये अपने डिजाइन जो है वो प्लान कर रहा है, उससे साफ जाहिर है कि वो जम्मू में कोई बड़ी वारदात करना चाहता था, जिसे समय रहते बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। हालांकि इस खुलासे के बाद बीएसएफ ने पाकिस्तानी अधिकारियों से अपना विरोध दर्ज करा दिया है। वहीं एक और जहां कल श्रीनगर के त्राल में 4 घुसपैठियों को सेना ने मार गिराया, वहीं दूसरी ओर सीमा पर तैनात जवानों की इस बड़ी कामयाबी से देश के खिलाफ एक और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोटा से, जहां पार्षद ओम गुंजल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मारपीट के आरोप में ओम गुंजल को गिरफ्तार किया गया है। जेईएन के साथ, विद्युत विभाग के जेईएन के साथ मारपीट का आरोप है ओम गुंजल पर। उन्होंने जेईएन को मारा और इससे जेईएन के हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया, हाथ टूट गया। महावीर नगर थाने में ओम गुंजल के समर्थकों ने अब हंगामा कर दिया है। पुलिस जिला न्यायालय में पेश करने के लिए रवाना हुई है ओम गुंजल को। जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है? पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, लगता है हिमांशु से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर हम बता दें कि पार्षद ओम गुंजल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मारपीट के आरोप में सरकारी अधिकारी पर उन्होंने हमला किया, बिजली विभाग के जेईएन को मारा पीटा और इस वजह से जेईएन के हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया, हाथ टूट गया। महावीर नगर थाने में ओम गुंजल के समर्थकों ने गिरफ्तारी के बाद हंगामा किया है, लेकिन पुलिस ओम गुंजल को जिला न्यायालय में पेश करने के लिए रवाना हुई है। अब एक ऐसी खबर जो आपको झकझोर देगी। जी हां, अगर हम ये कहें कि महज 4 महीने की मासूम को अब तक 20 बार हार्ट अटैक हो चुका है, तो आप इसे चमत्कार ही कहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ है महाराष्ट्र के सोलापुर की मासूम अदिति के साथ, जिसे एक ऐसी रेयर किस्म की बीमारी है जिसके चलते वो सामान्य जीवन न बिता पाने को मजबूर है। दरअसल अदिति को एक रेयर किस्म की बीमारी है जिसका नाम ALCAPA यानी एनोमोलस लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी है। इस तरह की बीमारी 3 लाख बच्चों में से किसी एक को होती है। ये बीमारी दिल के मुख्य वेंट्रिकल की गड़बड़ी से होती है, जिसके जरिए पूरे शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। इस बीमारी के चलते दिल को पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिल पाता और बार बार हार्ट अटैक होते हैं। जन्मजात बीमारियों में ये महज 0.25 से 0.50 केस में ही देखने को मिलती है। इट्स वन ऑफ द नोन कॉम्प्लेक्स हार्ट डिफेक्ट्स जो मैनकाइंड को पता है, और दिस कंडीशन इज यूजुअली हैविंग ए डेथ रेट ऑफ 90% इफ वी डू नॉट ट्रीट इट। अदिति जब पैदा हुई तो वो भी सामान्य बच्चों जैसी थी और किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत एकाएक बिगड़ने लगी और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हालत बिगड़ने पर अदिति के मां बाप उसे इलाज के लिए मुंबई इस उम्मीद से लेकर आए कि उनकी बिटिया
जल्दी ठीक हो जाएगी। 90% गारंटी है। उनका एक्सपीरियंस भी 22 साल का था और उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा। सिर्फ इसकी वजह से हमने यहाँ पे ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन की तसल्ली हुई, सब अच्छे से केयर करते थे बच्चे की। ऑपरेशन अच्छा किया डॉक्टर शिव प्रकाश जी ने, और आईसीयू में भी बहुत सब डॉक्टर्स नर्स जो है उन्होंने बहुत केयर किया बच्चे का। मुंबई के एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की एक टीम ने अदिति के हार्ट की सर्जरी की है। ऑपरेशन पूरे 9 घंटे तक चला, जिसके बाद डॉक्टरों को उम्मीद है कि कुछ समय बाद अदिति पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ गुजार सकेगी। देवेंद्र कोलहटकर, जी मीडिया, मुंबई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। टायर फैक्ट्री में आग लगने के बाद दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर बुलाई गई हैं। वीकेआई इलाके में यह आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, एक टायर फैक्ट्री में आग लग गई है। आग काफी तेजी से फैल रही है और दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है। वीकेआई इलाके में आग लगी है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, बताएं फिलहाल क्या स्थिति है, आग पर किस हद तक काबू पाया जा रहा है? विशेष मित्तल टायर कंपनी है जहां पे आग लगी है और अभी तक जो आग के कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर तकरीबन 8 से 10 दमकल रवाना कर दी गई है। शुरुआती दौर में यह आग छोटी मान के देखा जा रहा था, इसलिए 5 दमकलें रवाना की गई थी, लेकिन अब जो ताजा समाचार है 8 से 10 दमकलें रवाना की गई हैं और जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं उनको भी मौके पर रवाना कर दिया जाएगा। सबसे पहले शुरुआत यही की जा रही है कि मौके पर जगह बनाई जाए और एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंच गई, क्योंकि ये जो टायर फैक्ट्री काफी गर्मियों में अंदर जाके है, ऐसे में तुरंत स्थिति पे काबू पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जैसे जैसे फायर ब्रिगेड एक एक करके मौके पे पहुंच रहे हैं, तो सबसे पहले यही कवायद की जा रही है कि कैसे भी शुरुआती आग पे कंट्रोल किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। तो आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन आग काफी तेजी से फैली है, क्योंकि आग पहले ऐसा माना गया था कि आग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद अब लगभग 10 गाड़ियां दमकल की मौके के लिए रवाना की गई हैं। चलिए, अब खबर आपके काम की। अब आधार कार्ड आपके लिए जरूरी होगा। आधार कार्ड होने पर ही आप सब्सिडी का फायदा ले पाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आधार बिल को लोकसभा में पेश कर दिया है। अब आधार बनेगा सबका आधार। आधार है तभी मिलेगी सब्सिडी। आने वाले दिनों में आधार कार्ड के बगैर आप सब्सिडी नहीं ले पाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी से सब्सिडी को सीधे जोड़ने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आधार बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। बिल पास होने के बाद सभी सरकारी सुविधाओं, सब्सिडी और सेवा का लाभ लेने हो जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे न सिर्फ लीकेज रोकने में कामयाबी मिलेगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। बिल में अहम बायोमेट्रिक जानकारी लीक करने पर कड़ी पेनल्टी का प्रावधान है। इसके अलावा UIDAI लोगों की प्राइवेसी को सेव करने के सभी कदम उठाएगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे का अधिकारी लोगों की जानकारी हासिल नहीं कर सकेगा। सरकार ने इस बिल को मनी बिल के तौर पर पेश किया है। मनी बिल के तौर पर पेश किए जाने के बाद लोकसभा से पास होने के बाद ही ये संसद से पास माना जाएगा और इसे राज्यसभा से पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।